आज का हमारा विषय है बिल्वर्स-रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्वर्स-रैम एक अमेरिकी संचार शास्त्री था। बिल्वर्स-रैम अमेरिका में ओहायो का था और उन्होंने संचार के एक बहुत ही परिमार्जित और विकसित मॉडल का प्रतिपादन किया था वर्ष 1954 में, यानी कि 1954 में उन्होंने एक मॉडल का प्रतिपादन किया था, संचार मॉडल का। और उनकी पुस्तक मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट में उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत कोई चैप्टर था द प्रोसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्वर्स-रैम का जो मॉडल था, उन्होंने पहले अरिस्टोटल के मॉडल का थोड़ा अध्ययन किया बहुत अर्ली डेज में, 40s 50s में। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा लैसवेल का मॉडल को भी अध्ययन किया। उसके बाद सबसे लास्ट में उन्होंने अध्ययन किया शैनन एंड बीवर मॉडल। शैनन एंड बीवर मॉडल 1948-49 में आया था, आप जानते ही हैं। शैनन ने पहले 48 में दिया था, फिर बीवर एंड शैनन दोनों मिल करके 49 में एक मॉडल का प्रतिपादन किया था इन देयर बुक कॉल्ड मैथमेटिकल थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन। उसी को बिल्वर्स-रैम ने इम्प्रूव किया। तो शैनन एंड बीवर का जो मॉडल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? उसमें एलिमेंट्स हैं सेंडर, दूसरा ट्रांसमीटर, तीसरा कौन है? सिग्नल, चौथा रिसीवर, पांचवा डेस्टिनेशन। ये हमारे जो प्रोमिनेंट एलिमेंट्स हैं शैनन एंड बीवर के, वो ये हैं। इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई किया, क्योंकि शैनन एंड बीवर का जो मॉडल था वह टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन पर लागू होता, दैट वाज इन ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसको ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि दैट वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट, प्योर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन। लेकिन बिल्वर्स-रैम ने ह्यूमन बिहेवियर को भी समझा और ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए इस मॉडल को डेवलप किया। तो उन्होंने इन चीज़ों को पहले सिंप्लीफाई, इनके मॉडल से जो तत्व निकलते हैं वो है सोर्स। शैनन एंड बीवर से ही निकलते हैं सोर्स। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ट्रांसमीटर का मतलब इनकोडिंग, इसको इनकोडर भी कह सकते हैं। तो इससे इनकोडिंग, transmitter can be called a encoder also, so that encodes. Signal is a kind of message. उसके बाद चैनल, ट्रांसमीटर एक तरह का चैनल भी होता है, चैनल। रिसीवर इज डिकोडर और डिकोडिंग, और एक डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन का मतलब यहां पर होता है एक्चुअल रिसीवर। दो तरह की रिसीविंग होती है। एक्चुअल में डिकोडिंग भी एक तरह का रिसीविंग है और रिसीवर एक एक्चुअल रिसीविंग होता है। आप कम्युनिकेशन का जो बेसिक एलिमेंट्स है, इसको हमने सिंप्लीफाइड मॉडल एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया। तो सोर्स, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग एंड रिसीवर। Decoding is also apparent receiving and receiving is actual receiving. So there are two types, decoding और receiving mixed है, एक ही साथ है। रिसीवर एंड डिकोडर भी कहते हैं उसको, रिसीवर डिकोडर। तो ये एलिमेंट्स इनके ही मॉडल से निकलता है। और बिल्वर्स-रैम ने इसमें दो और तत्व को जोड़े। एक जोड़ा फीडबैक, और एक उन्होंने और तत्व जोड़े फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। बिल्वर्स-रैम के मॉडल में इनकोडिंग और डिकोडिंग को बहुत जोड़ दिया गया है।
कि encoding and decoding are very essential and indispensable component and are very important in the process of communication to make communication effective. यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए इनकोडिंग और डिकोडिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम इनकोडिंग को डिकोडिंग के इक्वलाइज करें. द मैसेज शुड बी इनकोडेड whether by machine or by human being in such a manner that it is easily decodable so as to make it an effective communication. So he added he gave much emphasis on encoding and decoding. Then he talked about feedback and described communication as a circular process. Communication is a two-way process. It is circular in nature. It is not unilateral. It is not linear. It is two-way. So the feedback was the main center of his discussion. Encoding, decoding and feedback. इन तीन चीज को इन्होंने बहुत महत्व दिया कि फीडबैक अति महत्वपूर्ण है और फीडबैक ही हमारे कम्युनिकेशन को कंफर्म करता है कि मैंने बिना फीडबैक के हम कम्युनिकेशन की कल्पना नहीं कर सकते. वी कांट एक्सपेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक. देन ही एडेड अनदर कंपोनेंट कॉल्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. अगर हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करें, सोर्स, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, इन्होंने फीडबैक ऐड किया और एक और चीज ऐड किया, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दिस रिलेट्स टू सोर्स एंड इनकोडिंग और डिकोडिंग का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. Field of experience is a kind of experience, knowledge, cognizance, understanding of an environment or a culture or a circumstances. तो communication में दोनों का source encoder and receiver decoder का जो field of experience है वो जब तक सेम नहीं बनेगा तब तक communication सक्सेसफुल नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा. उन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की भी जिक्र की. और विल्बर्स-रैम का मॉडल ज़्यादातर इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल पर फोकस करता है. इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल फोकस कम्युनिकेशन पर फोकस करता है प्राइमरली, दो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन, बट इट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वेयर द सेम पर्सन इज द सोर्स and the same person becomes receiver. अगर आप बाद में ऑसगुड का मॉडल देखेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि सेम पर्सन बिकम्स सोर्स एंड सेम पर्सन बिकम्स रिसीवर. अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को आप देखेंगे तो उसमें वही व्यक्ति सोर्स बनता है, वही व्यक्ति तुरंत रिसीवर बन जाता है. और इतना जल्दी जल्दी सोर्स रिसीवर बदलता है सर्कुलर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में. व्हेन टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग, sometimes it is very difficult to identify who is the source and who is the receiver because they are changing so frequently in a circular process of communication that it becomes difficult to identify who is the source and who is the receiver. So they keep on changing. विल्बर्स-रैम ने कभी बाद में सोर्स रिसीवर की चर्चा भी नहीं की. उन्होंने P1, P2 पार्टिसिपेंट P1, P2, P3, P4 ऑडियंस में भी अगर ग्रुप भी है तो पार्टिसिपेंट्स वर्ड को ज़्यादा जोड़ दिया सोर्स की तुलना में. बट दैट वाज डन इन सम लेटर स्टेज. अर्लियर ही हैज़ नॉट डिनाइड द कंसेप्ट ऑफ सोर्स एंड रिसीवर,
but it is better to use participants, because if you see a group also, many people are speaking, then who is the source and who is the receiver? So these were some of the basic things of Dilbert-Sram model, and in nutshell I will say that he improved the previous models. और सानन एंड वीवर में उन्होंने फीडबैक जोड़ा, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जोड़ा, इनकोडिंग डिकोडिंग पर इन्फेसिस किया. तो मेरिट्स ऑफ श्रैम्स मॉडल इज दैट इट टॉक्स अबाउट सर्कुलर मॉडल. It describes communication as a two-way process. It gives emphasis on feedback. It talks about equalizing encoding and decoding. So these are some of the merits of his models, and demerits is the communication is never equal. E and D is never equal. It can be equalized, it can be equivalent, but it never becomes equal. So this is the critical point of his model. अब क्यों इक्वल नहीं होता है? क्योंकि आप जानते हैं, अपने तरफ से जानते हैं कि नॉइज एक नेचुरल प्रोसेस है कम्युनिकेशन में. नॉइज हमेशा होता है कम्युनिकेशन में. आप कितना भी इफेक्टिव कोई भी मॉडल डाउनलोड कर दो, कोई भी इसमें ऐप्स डाउनलोड कर दो अपने मोबाइल में भी, लेकिन वो नॉइज को हम मिनिमाइज जीरो नहीं कर सकते. इसलिए ई और डी इक्वल नहीं होता कभी भी. इक्वलाइज हो सकता है, मतलब सॉरी इक्विवेलेंट हो सकता है, इक्वल नहीं होता है. क्योंकि सोर्स में नॉइज हो सकता है, इनकोडिंग में हो सकता है, डिकोडिंग में हो सकता है, इवन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हो सकता है. मान लिया मैंने लेक्चर दिया, ये नॉइज के बारे में बता रहा हूँ डिल्बर्ट-श्रैम के मॉडल से अलग हटकर. तो खैर मैंने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिल्बर्ट-श्रैम आपको बताया, और इक्वलाइज क्यों नहीं होता है इसके बारे में. नॉइज एक कंपोनेंट है जो कम्युनिकेशन को एकदम से इक्वल 100% नहीं होने देता. मेरे कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन इज नॉट 100% इफेक्टिव. देयर इज सम बैरियर ऑलवेज, एक्सटर्नल और इंटरनल बैरियर, दैट इज कॉल्ड नॉइज, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. तो यहाँ तक अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई